महापंचायत की नुक्कड़ पंचायत का यह महाकुंभ पहुंचा है महाराजगंज के जिला पंचायत वार्ड संख्या 27 में। इस वार्ड की दशा देख करके तो यही लग रहा है कि यहाँ से विकास अभी कोसों दूर है। यहाँ कई प्रत्याशी मैदान में अब तक आ चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों का आंकड़ा देखने के बाद तो यही लगता है कि यहाँ एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो सभी प्रत्याशियों को दबाने के लिए इकलौता ही काफ़ी है। यह हमारा प्रचार या विज्ञापन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस प्रत्याशी ने महाराजगंज की लोकसभा की दावेदारी कर चुका है और जिले से अपार सहायता और सहयोग उसे मिला हुआ है। हम बता दें आपको, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे एक प्रत्याशी इस वार्ड में अपने ग्रामीणों को समेटे हुए हैं, सजोए हुए हैं। हम यहाँ वार्ड की जब दशा देखने आए तो यहाँ पे हमारे साथ सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और हमें ग्रामीणों को दूर करना पड़ा। लेकिन अब हम बता दें आपको, हमारे साथ ये ग्रामीण हैं, हम इन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे और चर्चा करेंगे इनके विकास को लेकर कि इसके पहले 5 वर्ष पूर्व जब इनसे विकास के नाम पर वोट लिए गए, जो प्रत्याशी आकर के इनके चरणों की धूल को अपने माथे से सटाते थे और वही प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से जब सड़कों पर धूल फांकते दौड़ते हैं तो वही धूल उड़ करके इन प्रत्याशियों इन मतदाताओं के मुंह को आ जाती है। लेकिन अब इन ग्रामीणों से बात करेंगे कि किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है इन्हें पिछले 5 वर्षों में और किस तरह के प्रत्याशी नए प्रत्याशियों को ये लोग वरीयता देंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जंगल जोगियाबाड़ी का हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। जी। किस तरह के प्रत्याशी चुनेंगे इस बार आप? क्या रहेगा आपका परखने का नज़रिया? इस बार जो है जो कर्मशील हो, जो हमारे गांव का विकास करे, ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुनना चाहेंगे। पिछले कार्यकाल में कौन था आपके वहाँ? इसके पहले सर हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि हाँ सॉरी, लाल जी कनौजिया जी थे। तो चुनाव के दौरान तो दिखे होंगे वो? जी, चुनाव के दौरान बहुत बड़े वादे करते हैं आकर के, फिर उसके बाद दर्शन ही नहीं होता उनका। मिले नहीं आपसे कभी वो? नहीं, कभी नहीं मिले। चेहरा देखा है आपने उनका? जी, चेहरा तो देखे चुनाव के टाइम में। अच्छा, युवाओं को क्या चाहिए होता है? ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं आप लोग, क्या चाहिए होता है? खेल मैदान चाहिए होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए होगी, शुद्ध पानी पीने को चाहिए होता होगा। क्या मिला है आपको अब तक? अभी आज तक तो लाल जी कन्नौजिया जो मतलब वो थे जिला पंचायत थे, आज तक हम लोग को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दी है। एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का खेलने का फुटबॉल हो और भी तरह तरह की जो हम लोग के खेलने की चीज़ें वो हम लोग को नहीं दी गई हैं। हमारा जिला प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे गाँव में विकास करे और डेवलपमेंट करे। जो गाँव में समस्या है, जो भी ज़रूरत हो, नाली से लेकर जो भी पानी, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। हमारे जिला पर जो भी अब की जो हमारे मतलब जिला प्रत्याशी आए तो हमारे गांव को जो डेवलपमेंट करें, यही ऐसा होना चाहिए। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं ग्राम जंगल जोगियाबाड़ी में रहने वाला हूँ। मैं जात का कंजड़ हूँ। अच्छा जी। पढ़ाई अब तक आगे चल रही है आपके? मेरा पढ़ाई चल रहा है आगे भी। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हम फरिंदा से पढ़ रहे हैं। निजी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में? नहीं, निजी प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी तो एक्सपायर हो गए 2018 में। अभी इस समय मेरा पढ़ाई चल रहा है किसी तरह से भी। कैसे चल रहा है पढ़ाई? अब मेरे भैया है और मेरी माँ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी पढ़ाई में। क्या करते हैं वो लोग? मेरी मॉम तो हाउस वाइफ है और मेरे भैया जो दिल्ली कमा के वही मेरी फीस भरते हैं, पे करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, या कंजड़ आबादी कितनी आबादी होगी कुल आपके वहाँ? टोटल आबादी होगी 300 आबादी होगी हमारे गाँव में। हमारे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग भीख मांगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेरा डालते हैं, सियार मारते, सुअर मारते, ये हमारे कंजर जाति लोग करते हैं समुदाय की। यह एक डेमो है, यह सिर्फ एक डेमो है। यह युवा है, वो भी कंजड़ आबादी का रहने वाला है, जिसे हम जनजाति के जाति प्रमाण पत्रों में जनजाति के रूप में जानते हैं। और यह शिक्षित हो चुके हैं और अब आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यह निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कि पिता भी नहीं है। और बाकी अन्य समुदायों के लिए आप क्या सोचते हैं? बाकी मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अगर सरकार आपको किस तरह की और मदद कर दे तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। जी, मुझे अगर मदद करे तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, मगर उतना कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैं फिर पैसा कमाने लग जाता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, फ़ीस के लिए। तो अगर मुझे सरकार अगर हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी मेरे एजुकेशन में, तो मैं आगे की पढ़ाई अपना कंटिन्यू जारी रखूँगा। आपके इस वार्ड संख्या 27 में कहीं खेल मैदान है? हाँ, खेल मैदान जंगल की तरफ जाते हैं। खेल मैदान। अच्छा, खेलने के लिए कुछ सामान है वहाँ पे? कुछ नहीं, जंगल में जाते हैं, वो खेल कूद के चले जाते हैं बस। और इसी बात, और हम लोग का नलिया उलिया नहीं, नलिया तो जानिए कि एकदम भटा हुआ है, कुछ भी नहीं ना, सड़क
यही सब हमारे, हम लोग गरीब आदमी है सर, कहाँ जाए न किस तरह का प्रत्याशी इस बार चुनेंगे आप लोग? आप प्रत्याशी जो चुनेगा, जो हमारे सपोर्ट करेगा तो उसको हम लोग चुनेंगे। कैसा? सांसद का लड़का होना चाहिए, विधायक का लड़का होना चाहिए, मंत्री का लड़का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो? नहीं, ये तो विधायक गरीब का लड़का होना चाहिए, और खाने को बेचारा का हो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? क्या गरीब का लड़का होगा तो विकास करेगा? जी, गरीब का लड़का होगा और ईमानदार होगा और संघर्षशील होगा, मेहनत हम और गरीबों के साथ उनकी दुख दर्द को जिले तक पहुंचाएगा, वैसा प्रत्याशी चूज करेंगे हम लोग। देखिए, गरीब और अमीर प्रत्याशी से मतलब नहीं होता है, मतलब उसके शिक्षा से होता है। वो शिक्षित है, जागरूक है, तो ही विकास संभव है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जो गरीब हो, और लोग गरीबों की, वो जब गरीब रहेगा तभी वो गरीबों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या नाम है, सांसद का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, जो सांसद का बेटा ही रहेगा तो वो हम लोगों का दुख दर्द नहीं समझ पाएगा। ऐसा संघर्षशील प्रत्याशी चाहिए जो हम लोगों की आवाज़, जैसे अभी चाचा जी ने कहा कि हम लोगों के गांव में नाली नहीं है, तो वो उन्होंने सत्य कहा है। हम लोग कभी उधर जाते हैं तो नाली से बास आदि, अगर कहीं एक आध नाली बन भी गई है, साफ सफाई नहीं है हमारे। देखिए, प्रत्याशी सच में ऐसा ही चुनना चाहिए जो आपकी बात को सिर्फ ब्लॉक लेवल पे नहीं, जिले स्तर तक भी उठा सके, है ना। कप्तान के सामने बैठ सके, डीएम के सामने बैठ सके, विधायक और मंत्री से सीधी बात कर सके। ठीक है, कुछ कोई और बोलना चाहेगा विकास के मुद्दे पर? क्या आपके गांव में, क्या इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, क्या अधूरा रह गया? सर, हमारी मतलब जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसको डेवलप करे, कोई भी आए, मतलब कोई दूसरे के लिए ना सोचे, मतलब आम आदमी जनता के लिए भी सोचे, ठीक है, तभी हमारी जो है गांव जो है डेवलप होगा। जी, लेकिन सब है। अच्छा, विद्यालय है आपके वहाँ गाँव पे? विद्यालय हमारे वहाँ प्राइमरी स्कूल है, हमारे वहाँ विद्यालय भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे वहाँ खेल मैदान नहीं है। जो भी खेल मैदान है आज तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम ये आग्रह करते हैं राकेश भैया, अगर इस मैदान में आए हुए हैं तो आगे चल करके हम लोगों की बात जिले तक पहुँचाएं। राकेश गुप्ता को मैंने भी इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जब भी किसी क्षेत्र में हम सर्वे करते हैं, जहां जिस प्रत्याशी का नाम ज़्यादा सुनने को आता है, उसे हम कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। लेकिन उसके पहले वो आ रहे हैं, तब तक हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आपके वहाँ भोजन किस पे बनता है? सिलेंडर पे बनता है? सिलेंडर पे बनता है? लकड़ी पे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से भी बनता है, गैस से बनता है। गैस कितने मिल रहा है? गैस मैंने जैसे 900 रुपये, 1000 रुपया गैस का मांगता है। हम लोग गरीब गैस नहीं सुने 1000 रुपया गैस का मांगता है। हम लोग गाँव मांग कर, भीख मांग कर कहाँ से परा पाते, नहीं होते, लकड़ी बीन कर लाते हैं, कभी नहीं देता है, चूल्हा जलता है, कभी जलता है, कभी नहीं भी जलता है। हाँ, और हम लोग के पास कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, महंगाई नहीं है, हम लोग काम ढूंढते हैं, औरत लोग को काम। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, सबसे बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन आप लोग, अब जो चुनाव आया हुआ है प्रधानी का, पंचायती चुनाव जिसको कहते हैं, प्रधानी का, जिला पंचायत सदस्य का, तो किसी आप लोग मैदान में लाने वाले हैं? कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? पैसा लेके वोट दे देंगे, मीट खाकर वोट दे देंगे, बोतल लेके वोट दे देंगे? कैसे देंगे वो? ईमानदारी से वोट, जो ईमानदार से राज चला। काहे देंगे राकेश गुप्ता को वोट? क्यों देंगे? लिखाया पढ़े आदमी, अच्छा राकेश गुप्ता जी कहते अपने प्रचार। अरे भाई, जिले के बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, और वापस आएंगे। आएंगे, किसान के बेटे हो, बिजनेसमैन नहीं हो। वो सबकी भलाई सोचते हैं, किसान के बेटे हैं, वो सबकी भलाई सोचते हैं और सबको मतलब दुख दर्द भी समझते हैं। भैया हमारे प्रचार करने गए थे गाड़ी पे, गांव में लड़के खेल लेते इससे छोटे बल्ले से, बल्ला मंगा के, बोल मंगा के तुरंत दिए भैया हमारे। आम जनता की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और गरीबों का दर्द भी जानते हैं राकेश भैया। वो स्टूडेंटों का स्पेशली दर्द वही समझेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्पेशली वो उनका दर्द समझेंगे। वो एजुकेटेड है, और ऐसा हम लोग को प्रत्याशी उसी के जैसा चाहिए, और वही चाहिए इस बार। हमारे इस कैंपेन में, हमारे इस कार्यक्रम में अब वो राकेश गुप्ता जो इस वार्ड के प्रत्याशी हैं वो भी आ चुके हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास डेवलपमेंट ये करने वाले हैं और क्या एजेंडा है इनका, और किन जनता इनको वोट क्यों देगी। हमारा जैसा सवाल रहता है हर कैंपेन में कि जनता आखिर आपको वोट क्यों देगी, तो अब राकेश गुप्ता जी बताएंगे जनता आपको वोट क्यों देगी। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस कैंपेन के लिए। बहुत अच्छा एक कैंपेन है, और मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि मेरा सपना था महाराजगंज को महानगंज बनाने का। मैं भी एक किसान परिवार का हूं, यहीं बगल में घर है मेरा।
और जब मैं बाहर पढ़ता था लोग महाराज का नाम नहीं जानते थे, तो बड़ा दुख होता था कि कैसे ये किया जाए कि भाई मेरे घर का नाम लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि भाई ये इसको सही कैसे किया जा सकता है। इसका एक ही जवाब था, सिस्टम में आना, मतलब पॉलिटिक्स में आना। कितना भी बड़ा आप बिजनेसमैन बन जाइए तब भी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। 2010 से लगातार मैं पॉलिटिक्स में हूँ। 2014 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा मैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में से लगातार संघर्ष करता रहा, टिकट की मांग किया, टिकट नहीं मिला, विधानसभा में नहीं मिला। तो जो हमारे समर्थक हैं गांव के, उन्होंने बोला भैया आप छोड़ दीजिए वो सब चुनाव, आप एक छोटा चुनाव लड़िए, पंचायत का चुनाव लड़िए, आपको हम लोग एक तरफा जिताएंगे और आप इसके लिए बाद आगे भी जा सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, वहाँ से आप विकास कर सकते हैं। तो ये मेरा एजेंडा था ये चुनाव लड़ने का। तो जनता आपको वोट क्यों देगी, किन मुद्दों पे देगी आपको वोट, क्या कहते हैं आप जनता से? आप एक जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, एक समाजसेवी भी हैं, राज्य स्तर पे आपका नाम है समाजसेवी के रूप में, तो यह पहचान आप अपने वहाँ अपनी जनता के बीच कैसे बनाएंगे? अब देखिए सबसे बड़ी बात, क्यों विकास नहीं होता है? क्योंकि जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, पंचायत में, उनको पता नहीं है कि कैसे गांव का प्लानिंग करके कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस नोट दारू जो है सिस्टम आया उस पर फेंक दिया, जातिगत समीकरण के हिसाब से लोग वोट मांगते हैं। लेकिन सही मायने में जब तक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक किसी भी गांव का विकास नहीं होगा। और विकास का मतलब ये होता है, मैं करीब 15 से 20 देशों में घूम चुका हूँ मैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इटली, फ्रांस, लंदन, फ्रांस, इटली, जहाँ भी आप नाम लेंगे, वहाँ के गाँव को मैंने देखा है जहाँ का पॉपुलेशन 2000 है। वहाँ गांव इतने डेवलप कैसे किए हैं? क्योंकि वहाँ पे साक्षरता 100% है। वहाँ की सरकार एजुकेशन 12 तक के बच्चों का फ्री करती है, वो बोझ परिवार से हट जाता है, सब्सिडी मिलता है उनको। और यहाँ पे हमसे क्या हो जाता है, हर चीज़ में हम लोग टैक्स देते हैं, समय समय पर महंगाई होती रह रही है, किसान के पास पैसे नहीं हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा, मैं काम करके दिखाऊँगा। इस क्षेत्र का सर्वे करने के दौरान हमने कई प्रत्याशियों से भी बात किया, कई प्रत्याशी तो वैसे निकले हैं जो कैमरे पे बोल भी ना पाए, आधी अधूरी बात कह करके वो कैमरा बंद करा दिए। हमने चुना राकेश गुप्ता को कि आप हमारे कैंपेन में आएँ और अपना 2 शब्द कहें और जनता के सवालों का सीधा जवाब दें आप, क्योंकि यह पेच सच में, यह क्षेत्र जो है वो सच में इतना पिछड़ा है जिसे हम आपको शायद इस आने वाली इन तस्वीरों में दिखाएंगे, कुछ ही देर में वो भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। अब हम ये जानना चाहेंगे राकेश गुप्ता जी, आपकी पूरी शैक्षिक योग्यता क्या है? मैं बेंगलोर से BSc बायोटेक किया हूँ। आप बोल सकते हैं मेडिकल साइंस का एक कोर्स होता है, उस समय बूम था। और दिल्ली से मैंने PGDM MBA हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और अभी मेरा PhD कार्यरत चल रहा है। अपने इस क्षेत्र को, आप तो इस क्षेत्र में रोज़ दौड़ रहे हैं, हम तो 3 दिन दौड़े हैं, आप तो रोज़ दौड़ रहे हैं। आप बताइए आपका क्षेत्र बाकी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कितना पिछड़ा है? आपको मैं बता दूं, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, ये जंगल का इलाका है। लोग घर में न सो के खेत में सोते हैं, अपना फसल को रखवाली करते हैं। क्या 70 साल आज़ादी हो गया, अभी तक सरकारें इतनी आई इतनी गई। आज भाजपा ये करती है दावा कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ पे है? इस क्षेत्र में 6 बार से सांसद हैं, जिला पंचायत में भी उनका कब्जा है। हमें लगता नहीं इधर कभी वो घूमे भी होंगे। आप बन्ना देख लीजिए, नहर देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, नाली देख सकती, स्कूल देख लीजिए, कहीं भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इस क्षेत्र में कुल 21 ग्राम सभाएं हैं और 2100 ग्राम सभा को हम लोगों ने घूमा देखा। यहाँ पे कई ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहाँ पे शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ हैंडपंप हैं, सरकारी नलकूप लगाए गए हैं, वो नलकूपें भी बंद पड़ी हैं। यहाँ लोग आए दिन बीमार होते हैं, इंसेफ्लाइटिस होता है, डेंगू होता है। इन बीमारियों के कारण सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता न होना, शुद्ध पानी न पीना, यही सब है। मूल कारणों से ये लोग बिल्कुल वंचित रह गए हैं। क्या सरकार की परियोजनाएं सिर्फ फाइलों में हैं? हम कुछ और बातें जानेंगे राकेश गुप्ता जी से। आपका कुछ वार्ड, कुछ गांव ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जंगल से सटे, जहां बंदी की तरफ जो बंधा पड़ता है, शायद आप समझ रहे होंगे, वो जगह बताएं उसके बारे में। आप उसको कह सकते हैं एकदम कछार एरिया जिसे बोलते हैं। वहाँ रास्ते भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, नहर था, वो बाढ़ आता है पूरा डूब जाता है। ऐसे एरिया भी है इधर। आपको लगेगा कितना पिछड़ा है, मतलब 30 वर्ष में बच्चा पैदा होता है, इतना बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन मेरा ज़िला
अभी 30 वर्षों से जस के तस है। विकास कुछ मायने में हुए हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक जस के तस पड़ा हुआ। बाकी अन्य ज़िले हमारे देखिए हमसे अधिक डेवलप्ड है। जहाँ रेलवे यहाँ पे नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। रेलवे रोज़गार मिलेगा, यहाँ से लाइनें जाएंगी, नहर नहीं है इस एरिया